पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंडक्टिविटी जैसे तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक अगर सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तुमको कैथोड होता था, एनोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल है तो इसमें क्या होगा, तुमको एक कैथोड है, एक प्लेट कैथोड का होता है, एक तुमको एनोड, इसको निगेटिव से जोड़ते हैं और इसको पॉजिटिव से एनोड को जोड़ते हैं। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है तुमको, इसको हम लोग क्या माने थे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A ऐसा लिए। तो और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो। ये तुमको इसमें भरा हुआ है इस बर्तन में। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो तुम्हारा क्या होता है, कंडक्टिविटी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कंडक्टिविटी और ये L इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, L इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। L इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ये हो गया कैथोड है तुम्हारा, जो निगेटिव से जुटा हुआ क्या हो गया, कैथोड कहलाता है। जो पॉजिटिव से जोड़ा, जो एक्सटर्नल सेल के बैटरी के एक्सटर्नल जो करंट दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और जाहिर है कि नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन है वो किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव आयन जो है तुमको कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव आयन का मूवमेंट होगा इसकी तरफ। कैटायन इधर, कैटायन जाएगा कैथोड के साइड और एनायन जाएगा एनोड की तरफ। जब करंट इसमें क्या किया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा। तो इस समय जो कि इलेक्ट्रिक की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो इसका रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाय ए। R हो गया क्या चीज तुम्हारा, रेसिस्टेंस है ये। R इज रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल में जो कि सॉल्यूशन डाला गया उसके आधार पर तो रेसिस्टेंस हो गया। और रो इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रो रेसिस्टिविटी ऑफ, रो क्या तुमको, रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और L बाय ए क्या है, L और A, L तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो यहां दिख रहा है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो L बाय ए को हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट होता है। L बाय ए इज इक्वल टू, ये क्या कहलाता है, दोनों की एक सेल है, जो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक ये सेल का कांस्टेंट L बाय ए। तो L बाय ए का जो वैल्यू होगा, सेल कांस्टेंट जो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट इक्वल टू L बाय ए इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, R रो हो गया। सेल कांस्टेंट इक्वल टू R बाय रो। तो सेल कांस्टेंट को तब लिख सकते हैं, और 1 बाय रो को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी को का उल्टा हो गया कंडक्टिविटी। तो दैट्स इक्वल टू L बाय ए इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू रेसिस्टेंस। K तुम्हारा क्या बन गई है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और जहां तक यूनिट की बात थी, यूनिट तुम्हारा क्या जाता है कंडक्टिविटी का, सेल कांस्टेंट का तो यूनिट हो गया तुम्हारा क्या चीज, सेल कांस्टेंट का हो गया पर मीटर। तो पर मीटर हो गया सेल कांस्टेंट का। तो सेल कांस्टेंट जो तुम्हारा हो गया L बाय ए, जो तुम्हारा क्या कहलाता है, ये सेल कांस्टेंट है ये। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R, रेसिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया। तो अगर कभी एक सॉल्यूशन हम लोग डालें किसी एक ही सेल में जिसका की कंडक्टिविटी K1 है, रेसिस्टेंस उसका क्या, उसने प्रोड्यूस किया सॉल्यूशन कितना R1, और तो K1 R1 इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। फिर उसी टाइप से फिर अब क्या करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, K2 उसका कंडक्टिविटी होगा, रेजिस्टेंस R2 होगा, तो K2 R2 क्या होगा, बराबर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो K1 R1 इक्वल्स टू K2 R2। ये भी तुम्हारे लिए यूजफुल क्या हो सकता है, तुम्हारा इक्वेशन हो सकता है, जिसके आधार पर ये, जैसे कि तुम्हारा एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में, उसमें भी तुम ये फॉर्मूला लगा करके क्या करते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, क्वेश्चन को तुम्हारा बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी जो है तुमको, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। नंबर पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट है उसके क्या चीज पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर। दूसरा है तुम्हें साइज ऑफ आयंस, आयन का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा।
तीसरा तुमको डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, इस पर भी डिपेंड करेगा। चौथा जो तुम्हारा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये पांचवा जो तुम्हारा हो गया टेम्परेचर, TEMPERATUR, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारा हो गया टेम्परेचर के साथ, जैसे तुम्हारा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोग जो कि है तुमको ये तुम्हारा क्या बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये तुम्हारा जो बना हुआ है ये डायग्राम है तुम्हारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, जिसको एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट है, जिसमें निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे कैथोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया और उसको क्या कहेंगे हम लोग एनोड। और इसमें जहां तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखें तो कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ऑक्सीडेशन होता है एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसमें भी ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, और गैल्वेनिक सेल में भी यही होता था। और रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड इसमें भी है, दोनों का सेम ही था, गैल्वेनिक सेल में भी रिडक्शन। लेकिन इसमें क्या है, उन दोनों में फर्क है, वो उसमें खुद अपना एक इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें डेवलप होता था। यहाँ बाहर से करंट क्या क्या दिया जा रहा है, और उसके कारण क्या होता है, बाहर से करंट देके हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, इसमें केमिकल चेंजेस कराते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी तुमने देखा होगा, पिछले लेक्चर में भी है, इसका एक रिमाइंड भी होगा, थोड़ा सा उसमें नयापन भी आ गया। और अब जो है हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, जिससे कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको डाला गया उसको कंपेयर करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। चलिए यहां पर भी है, इस फ्रेम में भी लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। The conductivity of solution, the conductivity of solution containing electrolyte of concentration 1 mole per meter cube is called molar conductivity of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, ये मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा मोलर कंडक्टिविटी को, ये तुम्हारा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, लेम्डा एम, इसको लेम्बडा एम पढ़ते हैं हम लोग, इक्वल टू के बाय सी हो गया, के बाय सी, सी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में हो गया, मोल पर मीटर क्यूब में, जो कि हम लोग अक्सर के हो गया तुम्हारा, के इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी के क्या है, कंडक्टिविटी, और ये है कॉन्सेंट्रेशन, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकालना चाहते हैं। और जहां तक कि इसकी बात रही, अगर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में है यहां पर, और हम लोग जनरली जो है यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा यूनिट, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर और मोल पर मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होगा, तो मोल पर मीटर क्यूब मतलब हो गया कि 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1 मोल, 1 मीटर क्यूब हैज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कहना चाह रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर
कंटेन्स 1 मोल, ऐसा कहा जाए तो 1 मीटर क्यूब की जगह आपको 1000 अगर कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में लेना है तो 1000 इंटू सी कर दीजिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोल पर लीटर, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज, इसको ठीक है समझ गया होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, उसके आधार पर लिखें तो 1 इफ कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर, जिसको हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं, ब्रैकेट में मोलरिटी, देन तो लेमडा एम जो तुम्हारा हो गया दैट्स इक्वल टू के बाय 1000 इंटू एम, ये मोलरिटी हो गया, ये मोलरिटी हो गया। अगर मोलरिटी में आपका है तो 1000 इंटू कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। और जहां तक कि अब बात रही एसआई यूनिट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है मोलर कनेक्टिविटी का, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं फिर से। तो इस जो है तुम्हारा जहाँ का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका जो है कंडक्टिविटी उस पर 5 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है इसका। और जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो कि 2 तरह के कंडक्टर हो गए, एक हो गए जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्ट करते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कर सकते हैं, और एक है आयंस के कारण कंडक्ट करें जो कि सॉल्यूशन में हो रहा है। तो आयंस की जो कि ये आयंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है तुमको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वह अपने आयंस के कारण कंडक्ट करता है, और जो कंडक्टर होते हैं जो कि मेटलिक कंडक्टर हैं वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करते हैं, इसलिए उसका जो है उसी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। और नेचर ऑफ जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है जो भी तुम्हारा मेटल है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर वो भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। तो ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा जो है, और एल जो वहां पर एल होता था लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे एल होता है लेंथ बिटवीन दी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। वहां पर ए होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। और जहां तक फार्मूला है दोनों सेम टाइप का था, सबका यूनिट वगैरह सेम रहेंगे दोनों कंडक्टर के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात किया हमने, कंडक्टिविटी का क्या हो गया फार्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, और K इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, एक सेल का सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो K1R1 बाय और K2R2 इस फार्मूला पर भी तुम अपना एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो, जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको तुम बनाओगे, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर दिक्कत है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के उस पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जाकर हमसे संपर्क कर सकते हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है तुम्हारा, मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट मतलब 1 मोल पर लीटर। और जहाँ एसआई यूनिट के लिए क्या क्या, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसका की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो 1 मोल पर मीटर क्यूब हो, उसका जो कंडक्टिविटी हो दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और इसको एसआई यूनिट रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, मोल कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या रखना है, मोल पर मीटर के, जो अक्सर लेकिन हम लोग किसमें बात करते हैं, मोल पर लीटर में बात करते हैं। तो मोल पर लीटर को अगर मतलब उसमें कन्वर्ट करना हो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हुआ था, इसको फिर से लिख देते हैं। तो मोल पर मीटर क्यूब हो गया तुम्हें, ये तुम्हारा अभी जो था तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा तुम्हारा मोल पर लीटर में, जैसे कि लेमडा एम इज इक्वल टू के बाय सी, ऐसा था। तो के का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट कह सकते हैं इसको, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी के इक्वल्स टू सीमेंस पर मीटर, एसआई यूनिट ऑफ concentration इक्वल्स टू मोल पर मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा सीमेंस पर मीटर बाय मोल पर मीटर क्यूब। तो क्या हो गया सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ये तुम्हारा यूनिट हो गया इसका। तो ये तीनों के यूनिट हो गए। अब अगर इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने कहा था कि अगर मोल पर लीटर में लेते हैं हम लोग तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट्स इक्वल्स टू के बाय 1000 इंटू एम। तो जितना मोलरिटी में इसको देना है तो ये दे दीजिए आपका ये फार्मूला भी काम कर सकते हैं, मोलरिटी में ये हो गया मोलरिटी में। तो ये तुम्हारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी जो तुम्हारा होता है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जाहिर है कि कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो
जहां तक कि कंसंट्रेशन ये किस पर डिपेंड करेगा, इस पर चर्चा करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कंडक्टिविटी, जाहिर है कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, या मोलरिटी जो भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब। तो अगर इसमें ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये तुमको घटना चाहिए। लेकिन जब ये तुलना कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रहे, जो कि अक्सर लोग इसमें गलती भी करते हैं, कि जब कभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आप ये तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि हमको हमारा ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटा तो ये बढ़ेगा, इनवर्सली लग रहा है। लेकिन इस बात को कहने से पहले ये बात आप ध्यान जरूर रखें कि बाकी जो चीज है फॉर्मूला में वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये बात आप तभी कर सकते हैं जब कंडक्टिविटी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट हो। तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहता है, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया है, कंसंट्रेशन को आप चेंज करें, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो जाहिर उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यह बात तो कहना सही नहीं होगा कि उस ढंग से कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप से ग्राफ जाएगा, क्योंकि लेकिन जाहिर है कंडक्टिविटी जरूर क्या होगा, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज क्या होगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो के क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज करेगा, तो के तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारा क्या बोले कि अगर तुम्हारा क्या हो गया, के तुम्हारा बढ़ जाएगा कब, जब नंबर ऑफ आयंस तुम्हारा कंडक्टिविटी अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जब ये कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, ये लेकिन फिर भी तुमको जो है लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, बट कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ लेमडा एम जो होता है, लेमडा एम का वैल्यू वह कुछ इस तरह से डिफर करता है। वो दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट। तो ये कंसंट्रेशन कैसे वैरी करता है, ये देखिए अब ये मोलर कंडक्टिविटी के साथ कैसे भरे, ये इधर क्या होगा, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी, और इधर है रूट सी का ग्राफ है, ये रूट अंडर कंसंट्रेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो केसीएल है तो कुछ इस ढंग से तुमको वैरी करता है। ये केसीएल का ग्राफ है, तुमको स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये किसका है, इलेक्ट्रोलाइट, और तुमको जो कर्व की तरह वैरी करता है किसका, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएल। तो केसीएल का अगर तुम्हारा देखा जाए तो ये तुमको क्या होगा, और ये तुमको जो है ये रूट सी है, रूट अंडर कंसंट्रेशन, ध्यान रहे। और इधर जब इसको जो हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इसको, तो यहां पर जो है तुमको दिख रहा है, ये तुमको जैसे कि इसी लाइन को क्या कर दें, ये जो तुम्हारा है इस लाइन को अगर यहां पर क्या किया जाए, यहां पर बढ़ाया जाए यहां पर, तो यहां पर कट कर जाएगा ये। तो ये जो चीज होता है इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ये क्या होगा, तुमको मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन पर। तो ये एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जिसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं इसका, कि जब जीरो पर, जैसे ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे सी का वैल्यू घटते जा रहा है इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे सी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ये घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ते चला जाए जीरो पर जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, जब जीरो कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो कंसंट्रेशन, तो जीरो कंसंट्रेशन का मतलब आपने उसमें डाला ही नहीं तो उसका क्या वैल्यू हो सकता है। लेकिन जब ग्राफ कहता है कि इट टेंड्स टू, लिमिटिंग वैल्यू उसको कहता है, इसलिए लिमिट मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। लिमिटिंग वैल्यू जो इसका होगा जब जीरो कंसंट्रेशन करेगा तो दैट इज इक्वल टू लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट को कब होता है, लेमडा नॉट का जो वैल्यू होगा अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो लेमडा नॉट क्या हुआ तुमका, दैट्स इक्वल्स टू जब लिमिट क्या हो जाए, सी टेंस टू क्या हो जाए जीरो, और के बाय सी का जो वैल्यू होगा ये क्या कहलाता है, ये लेमडा नॉट कहलाता है। ये लेमडा नॉट होगा, लिमिटिंग वैल्यू है ये। मैथमेटिक्स लिखेंगे तो ये लाइन लिख सकते हैं हम लोग। और जहां तक कि इसकी बात रही, ये जीरो कंसंट्रेशन हो गया, इसको कहते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या इन्फिनिटी डाइल्यूशन भी कुछ बुक्स में मिलता है इसके लिए वर्ड। जीरो कंसंट्रेशन मतलब इन्फिनिटी डाइल्यूट करना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब ऊपर से पानी मिलाता है, दूसरा कंसंट्रेशन क्या होता है, घटते जाएगा। तो इंक्रीज, तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन दोनों एक ही शब्द हुआ। आप डाइल्यूट करने का मतलब जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाइएगा कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज करते जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तुमको जब स्ट्रेट लाइन है तो
उसके इसके इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को भी करेगा, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। लेमडा m जो होगा तुमको लेमडा नॉट माइनस अल्फा कोई कांस्टेंट ले लो इनटू रूट अंडर सी, और माइनस स्लोप इसलिए लेगा, ये कांस्टेंटेशन ये तुम्हारा हो गया सी का वैल्यू y बार mx प्लस सी में ये कांस्टेंटेशन हो गया, और ये तुम्हारा माइनस अल्फा इसलिए लिया क्योंकि स्लोप इसका क्या नेगेटिव है, धीरे धीरे घट रहा है। कौन सा था ये, क्या होगा तुम्हारा, ये कंसंट्रेशन ऑफ एट क्या होगा तुम्हारा, ये इसको ओबे करेगा। तो ये से भी देखा जा सकता है कि ये रूट सी के क्या होगा आधार पर ये कैसे कैसे कांस्टेंटेशन के साथ ये किस प्रकार क्या हो रहा है, घट रहा है। ये लेमडा नॉट माइनस अल्फा रूट सी, अल्फा रूट सी ये स्ट्रेट लाइन में घट रहा है। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया। तो ये तुम्हारा ग्राफ भी स्वीप कर रहा। वीक इलेक्ट्रोलाइट इस ढंग से नहीं वेरी करता। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ तुमको रूट सी और लेमडा का जो वैल्यू है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तुमको कर्व टाइप से होता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। ये जैसे CH3 COOH एस्टिक एसिड का दिया हुआ तुम्हारा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये किसका हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो जितने भी तुम्हारे जो कोर्स जितने भी जो कंप्लीट किए जा रहे हैं इसमें जो थ्योरी तुमको बताया जाता है जो कि एनसीईआरटी बुक के आधार पर है, और उसके बाद जो लास्ट जो एनसीईआरटी बुक से जो अलग जो भी थ्योरी बताए जाएंगे वो तुमको इस चैप्टर के जब लास्ट होंगे तो उसके बाद जो भी तुम्हारे जो एडवांस या उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हो या जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हो उन सबों को इसके जो एनसीईआरटी का जो कोर्स कवर के बाद उस लेक्चर को लिया जाएगा जो भी एक्स्ट्रा होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि इसका क्या हो गया तुम्हारा, इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सट्रापोलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये किसके लिए है तुम्हारा, ये ग्राफ जो है तुमको फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार वेरी करता है उसमें बताया गया है तुम्हारा। और जाहिर है कि तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। इसके बाद तुम्हें है एक लॉ है जो कि जीरो कंसंट्रेशन के आधार पर दिया गया है जो कोलरिच लॉ कहलाता है, कोलरिच लॉ। तो इसको लिख सकते हो, उसको जो भी ग्राफ वगैरह को लिखना चाहो बना सकते हो। अपना नोट्स लिखना चाहोगे तुम राइट ऐप पर जाकर के तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो जेईई मेंस जे एडवांस इन सब क्वेश्चन लाइव क्लासेज या पर्सनल तुम कंटेक्ट करना चाहते हो हमसे, जो भी किसी भी कंसेप्ट को समझने में या न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें सारे तुमको डिटेल्स मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इसका जो है तुम्हें अब जो तुम्हारा जानकारी था तुम्हारा अभी जो तुमने देखा, तो इन सबों का जो जीरो कंसंट्रेशन के आधार पर कोलरिच ने बहुत सा एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उसने पाया कि जो कि जीरो कंसंट्रेशन पर जो उसने जीरो जब कंसंट्रेशन हो जाता है तो उसने देखा कि सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है 100% अपने क्या जाते हैं आयंस में टूट जाते हैं। एट जीरो कंसंट्रेशन the electrolyte completely dissociates into its ions. So molar conductivity at zero concentration is equal to molar concentration of is equal to sum of molar conductivity of its ions
आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। जैसे कि इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरी तरह टूट जाएगा तो लेमडा नॉट, अगर मान लेते हैं कि लेमडा नॉट NaCl का बात करें तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा 0 Na प्लस का प्लस क्या होगा, लेमडा 0 Cl माइनस का, इसके सम के बराबर होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब अगर यही देख दें लेमडा नॉट क्या लिख दें, Na या K2SO4 लिखे तो क्या होगा, देखो इसमें भी ये जो आयंस ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये टूट जाएंगे तो 2 इंटू क्या होगा, लेमडा नॉट तुम्हारा क्या हो गया K प्लस, ये 2 है, यहाँ पर K2 टूटेगा, प्लस क्या होगा लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। इस तरह से सबका ये जो वैल्यू तुम्हारा कुछ तो डाटा भी टेबल भी बना हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, इसका टेबल भी बना हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें कि तुम्हारा दिया हुआ है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल करके उसमें डाटा में दिया हुआ है इसका मोलर कंडक्टिविटी का, तो इसका वैल्यू तुम लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या होगा, लेमडा नॉट का वैल्यू ये होगा तुम्हारा लेमडा इक्वल्स टू दिस मच, और इसका वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, लेमडा जो तुम्हारा हो गया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह अपने आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके आधार पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में जीरो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, पूरी तरह अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा वो सबसे हाईएस्ट रहेगा। अगर मान लेते हैं कि तुमको कोल्डेच लॉ के आधार पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि तुम किसी का अब कहेगा एक क्वेश्चन जैसे तुम्हारा टेक्स्ट में है कि एक मेथड सजेस्ट किया कि H2O का मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे एट जीरो कंसंट्रेशन, तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, H2O का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है तुम्हारा, H2O अगर प्योर होगा तो इसमें तो कोई क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करता है, तो फिर इसका निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसका आइडिया ऐसा होगा, आप इस ढंग से जैसे कि लेमडा नॉट पहले क्या निकालें, NaOH का निकाल लें, लेमडा नॉट Na प्लस और क्या होगा तुम्हारा OH माइनस, इस तरह से आप अननोन का भी निकाल सकते हैं, OH माइनस का हो गया, इसके सम के बराबर निकल गया। फिर लेमडा नॉट क्या निकालने हैं, HCl का निकाल लें, तो लेमडा नॉट क्या हो गया, H प्लस का निकल गया प्लस Cl माइनस का, और इसमें लेमडा नॉट किसका निकालना है, NaCl का, तो लेमडा नॉट क्या हो गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इससे देखो क्या हुआ तुम्हारा, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो लेमडा नॉट वाटर का क्या बचेगा, लेमडा नॉट वाटर जो होगा क्लियरली दिख रहा होगा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, लेमडा नॉट NaOH का सम प्लस लेमडा नॉट HCl का सम, अब माइनस लेमडा नॉट NaCl कर दीजिए, तो देखिए ये जो आयंस है Na प्लस और Cl माइनस कट जाएगा, H प्लस OH में बच गया, दैट इज किसका होगा, मोलर कंडक्टिविटी H2O निकल गया। तो इस तरह से इस दूसरे का सॉल्यूशन का इस पर जैसे सबका डाटा दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं इसके आधार पर। जिस तरह से एक क्वेश्चन दिए भी हैं, रहते भी हैं क्वेश्चन बुक में, तो क्या कर सकते हैं, जो कोल्डेच लॉ के मुताबिक सबका कांस्टेंट निकाल के अननोन इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं आप, अननोन जो तुम्हारा है उसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जीरो कंसंट्रेशन पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके इसको क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है सबको। तो कंसेप्शन का ये जो वीडियो है तुम्हारा, और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह के लिए जो है तुमको वो अलग से तुमको जो है लाइव क्लासेस इस समय ज्वाइन करो, या तुमको चैप्टर के लास्ट में और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह बताए जाएंगे, कुछ जो जहां जितना जरूरी होता है वहां क्वेश्चन बीच में बता भी दिए जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका समझ में आ गया कॉलेज का। अब एक और चीज है, तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर लेमडा m है तो लेमडा 0 पर तो मान लिया जाता है कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसको कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, लेमडा m बाय लेमडा नॉट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अभी जितनी मोलर कंडक्टिविटी है एट मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्स्टेंट, ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया तुम्हारा, मोलर कंडक्टिविटी अभी जितना है मोलर कंडक्टिविटी, तो कितना परसेंट टूटा है, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन पर। तो जीरो कंसंट्रेशन माना जाता है, देखो ये क्या तर्क हुआ, जीरो कंसंट्रेशन पे 100% डिसोसिएट होता है, दैट इज 1 हो गया। तो लेमडा नॉट का जो इक्विवेलेंट हो गया कि एक पूरी तरह टूट गया, तो लेमडा m अभी है तो कितना टूटा ये, तो क्या होगा लेमडा m बाय लेमडा नॉट, अभी इतना टूटा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी आयंस का। अब इसके आधार पर हम लोग जो अगर इसका जो वैल्यू करें, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि टूटा है तुमको, तो इसके आधार पर क्या करते हैं हम लोग, किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे CH3COH है तुम्हारा, जो कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता हो, जो जिसका अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, तो K का वैल्यू कैसे निकलेगा, K का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम लोग K का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे कि नोट डाउन कर सकते हैं, उसको मिटा रहे हैं, देखो इसका वैल्यू इधर समझ में आ गया होगा। और तुमको कोल्डेच लॉ के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, K का वैल्यू अल्फा निकल जाएगा, तो K का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, जैसे कि अल्फा का वैल्यू पता हो, तो तुम इस सबका जो न्यूमेरिकल है तुमको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो सब एग्जांपल भी बना सकते हो, इंटेक्स्ट भी बनाओ। जैसे इंटेक्स्ट में मैंने H2O वाला बता भी दिया, एक आइडिया बता भी दिया, इस तरह के एग्जांपल बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं, साधारण न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के उसमें बना सकते हो। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर वैल्यू निकालना है तो अल्फा का वैल्यू होगा तुम्हारा लेमडा m बाय लेमडा नॉट। ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हो गया, ये 0 कॉन्सेंट्रेशन पर दोनों का वैल्यू कर दिया, इससे कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ पता चल जाएगा। अल्फा मतलब इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा ये। अब जैसे कि कोई जैसे CH3COH है, ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसका C है सपोज दैट, ये 0 0 होगा। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अगर इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है अल्फा है तो ये बचेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया C अल्फा और ये क्या बच गया C अल्फा। एक टूटता है अल्फा तो C टूटेगा C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा, तो कॉमन ले लिया C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। तो ये तुम्हारा एक टूटने से एक बनता है, एक मोल टूटने से एक मोल बनता है, तो C अल्फा टूटेगा तो C अल्फा ये भी बना। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, जो राइट साइड में जो है CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय CH3COO H का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो K तुम्हारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो K इक्वल टू क्या होगा C अल्फा स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा, जहां पर अल्फा अगर क्या होगा वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो अगर अल्फा का वैल्यू कम है तो ऐसा लिख सकते हैं आप। इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी चीज का भी, जितना पार्ट में टूटेगा उसके मुताबिक निकाल सकते हैं। जिसमें कोल्डेज लॉ से आप क्या निकाल लीजिए, इसके पहले लेमडा नॉट निकालिए, फिर जो लेमडा एन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसे अल्फा निकालिए, अल्फा के बाद जो है तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा जितना भी है तुमको मोलर कंडक्टिविटी का, तुम्हारा तो ये कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैरी करता है, जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा। और तुमको मोलर कंडक्टिविटी का कोल्डेज लॉ कहता है कि जो 0 कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उसके आधार पर हमने क्या कर लिया, वो तो किसी कॉन्सेंट्रेशन पर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पर कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, क्या उसको अल्फा इतना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेगा, या फ्रैक्शन में हो गया तो उससे क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, K का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वगैरह है वो तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास है तुमको, जिसमें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये लेंगे कि किसी जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो कराते हैं तो फैराडे लॉ मतलब क्या कहता है, कैसे तुमको कितना मास डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें कैसे इलेक्ट्रो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ये सब क्या होता है, किस तरह से कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, करंट जब उसको किसको रिड्यूस करना चाहेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको प्रेफरेंस करता है। इन सब को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट देखेंगे। फिर उससे जुड़ा हुआ तुमको है कि फैराडे का जो तुम्हारा कंसेप्ट है, कितना चार्ज फ्लो करने पर कितना मास इलेक्ट्रोड पर क्या होगा डिपॉजिट होता है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। और इसका तुम लोग तब तक में इसका जो है पहले जितना मैं लेक्चर बता दिया गया, इसका क्वेश्चन से देखो, और जो भी तुमको क्वेश्चन बनाने में जहां भी यह कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, तुम राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हो, पर्सनल जिसको भी दिक्कत है हमसे मदद ले सकते हो। इसी तरह लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।